अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने बीएफडी की ओरिएंटेशन कवर की थी। तो मेन चीज़ें हमने उसमें सब्जेक्ट को जाना था। आज बेटा हम उसमें पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो इसको टॉपिक कहेंगे और ये तकरीबन कुछ 7 से 8 चैप्टर होंगे जो हमारी आई कैप की बीएफडी की किताब को कवर करेंगे। तो जो हमारे चैप्टर का नाम है वो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इसको आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कह सकते हैं। बेहतर है जो घर से भी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट और जो क्लास में भी पढ़ रहे हैं, आप एक डेडिकेटेड रजिस्टर रखें बीएफडी का और उस पर डेट वाइज लेक्चर रिकॉर्ड लिखते जाएं। ठीक है, तो आज हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें से मस्ट क्वेश्चन आता है, आप ये बात ज़हन में रखें। इसका टेस्टिंग लेवल 3 है। टेस्टिंग लेवल 3 का मतलब है तकरीबन आपका 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बड़े आराम से आई कैप सेट कर सकता है या करता है और ऑलवेज करता है, मस्ट है इसमें से। अच्छा, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आदत है कि चैप्टर से रिलेटेड एक फ्लो चार्ट बनाएंगे ताकि पता चले इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं। वो जो है वो हम ये वाइट बोर्ड पे बना रहे हैं, तो लिखते जाएं साथ साथ। चैप्टर का नाम है कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। लास्ट में क्या ये नजर आ रहा है जी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इसी चैप्टर को लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, इसी चैप्टर को इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसमें मेजर आपने यही एडवाइस करना होगा कि कंपनी कुछ एसेट्स में, किसी फैक्ट्री में, किसी प्लांट में, किसी व्हीकल में, किसी नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही होगी। आपने ये एडवाइस करके बताना है कि कंपनी को कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो अगर इस चैप्टर को हम देखें या इस पूरे एरिया को देखें तो इसमें दो मेन एरियाज हैं, लोकल इन्वेस्टमेंट्स की डिसीजन मेकिंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की डिसीजन मेकिंग। लोकल इन्वेस्टमेंट्स की डिसीजन मेकिंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की डिसीजन मेकिंग। हम जो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लोकल इन्वेस्टमेंट्स की डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, ये एज अ सेपरेट चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन जो आजकल आ रहा है ये आजकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ज़हन में रखिएगा। अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की डिसीजन मेकिंग को बार बार प्रैक्टिस करें ना तो ऑटोमेटिकली लोकल इन्वेस्टमेंट्स की डिसीजन मेकिंग भी कवर हो जाती है उसमें। ठीक है, यानी एफर्ट्स एक तरफ करें और दूसरी साइड की प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाती है। लेकिन पढ़ने के लिए हम स्टार्ट वैसे लोकल इन्वेस्टमेंट्स की डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो लोकल इन्वेस्टमेंट्स की जब आप डिसीजन मेकिंग करेंगे तो मेन चीज़ें मैं बता रहा हूं। तो इसमें बच्चे आपको डिसीजन मेकिंग के दो तरह के मेथड्स मिलेंगे। एक वो मेथड्स होंगे जो प्रॉफिट कैलकुलेट करके डिसीजन मेकिंग के होंगे, उनको कहते हैं प्रॉफिट बेस्ड मेथड, जिनमें अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज होगा। हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को यूज करते हुए डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है, और दूसरे जो मेथड्स हैं जो ज्यादा पढ़ेंगे उनको कहते हैं कैश फ्लो बेस्ड मेथड्स। कैश फ्लो बेस्ड मेथड्स, ठीक है। तो जो आप मेथड्स पढ़ेंगे उसमें दो तरह के मेथड्स हैं, एक प्रॉफिट की बेस पर हैं और दूसरे कैश फ्लोस की बेस पर है। प्रॉफिट की बेस पर एक ही मेथड है और उस मेथड का नाम है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ARR,
अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये प्रॉफिट की बेस पे डिसीजन मेकिंग का मेथड है और आज हम इसको कवर कर लेंगे। बहुत छोटा सा है, आप ये बात ध्यान में रखें, इसकी जो हैसियत है शायद आज तक वैसे कभी नहीं आया, इसकी हैसियत बेचारे की 3 से 5 नंबर से ज़्यादा की नहीं है। इसीलिए आई कैप इसको पढ़ाने के लिए बता तो देता है, लेकिन ये वैसे एग्ज़ाम में आया नहीं। ठीक है, तो ये बात ज़हन में रखें। अब आप ये ना समझे कि आएगा नहीं, करना सब कुछ है, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंस बताता जाऊंगा। अच्छा, जो कैश फ्लो बेस्ड मेथड्स हैं उसमें हमारे पास हैं, पहला मेथड है इसमें, उसको कहते हैं पे बैक पीरियड मेथड, जो सबसे आसान है। पे बैक पीरियड फ्लो चार्ट बना लें ताकि आपको पता चले कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं जी। पे बैक मेथड, पे बैक पीरियड मेथड है पहला, कैश फ्लो बेस्ड। इसकी आगे से 3 टाइप्स हैं। पे बैक पीरियड 3 तरह का होता है। सिंपल पे बैक, तो आप पूरे टॉपिक का एक ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि जब मैं कोई चीज़ डिस्कस कर रहा हूं तो आपको ये पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। चैप्टर ज़्यादा लेंथी है, मतलब टॉपिक बहुत लेंथी है। अब लेंथी टॉपिक होने का नुकसान ये है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आपके पता नहीं सर कौन सा टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं। वैसे मैं आई के आपके चैप्टर भी रेफर करता रहूँगा। तो पे बैक पीरियड में एक है सिंपल पे बैक पीरियड, एक है बेल आउट, BAIL, बेल आउट पे बैक पीरियड, और तीसरा है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। इस बेचारे की भी हैसियत 2 से 3 नंबर या 5 नंबर से ज़्यादा की नहीं है। तो आज ये ज़हन में रखें कि जो आज मैं टॉपिक्स करवाऊंगा ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आसान हैं और उनकी वेटेज कम है। तो बस वो आज के लेक्चर में ख़त्म, और शायद दोबारा पूरे सेशन में हम इनको कहीं पे डिस्कस ना कर रहे हों। शायद किसी क्वेश्चन में आ जाए एक रिक्वायरमेंट 2 नंबर की तो मैं करवा दूं, ठीक है। अदरवाइज ये आज ही पढ़ेंगे और आज ही ख़त्म। उसके बाद अगला जो सबसे फेमस मेथड है उसका नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू। बल्कि ज़्यादातर अगर आप 25 क्वेश्चन भी देखेंगे तो शायद 15 से 20 क्वेश्चन इसी के होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो मेथड डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होता है, लोकल हो या फॉरेन हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड सबसे सुपीरियर टेक्निक है। जब भी आई कैप आप पे छोड़ दे कि आपने फैसला करना है तो आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को ही अडॉप्ट करके फैसला करना है। अगर आई कैप आप पे छोड़ दे, आई कैप एक फिक्रा लिख दे, एडवाइस वेदर कंपनी शुड अंडरटेक द प्रोजेक्ट और नॉट। अब आप सोच रहे हैं ये एडवाइस कह दिए, मेथड कौन सा लगना है। तो बाय डिफॉल्ट अगर एग्जामिनर साइलेंट है, आई कैप साइलेंट है, तो हमारे पास जो मेथड है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड ही है। ये मेथड जो है ये हमारा बाय डिफॉल्ट यूज होगा। अच्छा जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू के बाद जो अगला मेथड है वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्यूएम में भी पढ़ा होगा आपने, IRR कहते हैं, भूल चुके हैं कोई मसला नहीं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू और दूसरा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसके बाद नेक्स्ट एक है जो अब नया मेथड आपने कभी सुना नहीं होगा, उसको कहते हैं मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR की कुछ खामियां, उन खामियों को कवर करने के लिए एक और मेथड है मॉडिफाइड IRR। ये नॉर्मली ज़्यादातर तब इस्तेमाल करना है जब आई कैप आपसे कहे, अदरवाइज सारे मेथड्स में से अगर आपको कहा जाए तो आपने ज़्यादा दफ़ा NPV से करना, और जो NPV के स्टेप्स हैं वही सब पे अप्लाई होंगे तकरीबन। यानी आप समझ लें 90 to 95% क्वेश्चन का सोल्यूशन सेम होगा जो NPV के लिए है, आगे थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा 5% का। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बाद अगला जो हमारे पास डिसीजन मेकिंग का मेथड है उसका नाम है एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मेथड, APV। आई कैप की बुक में ये एक सेपरेट चैप्टर के तौर पर है, APV, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। तो बेटा ये हमारे सारे मेथड्स हैं कैश फ्लो बेस्ड मेथड। 2 तरह के मेथड्स हो गए, प्रॉफिट बेस्ड वो एक ही है प्रॉफिट बेस्ड, और दूसरे हैं कैश फ्लो बेस्ड मेथड्स।
कैश फ्लो बेस्ड मेथड में हमारे पास क्या है, पे बैक, पे बैक की तीनों शक्लें, सिंपल पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक, बेल आउट पे बैक, एनपीवी, आईआरआर, मॉडिफाइड आईआरआर और एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। अब यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताने की है कि यही सारे मेथड इसमें भी हैं, ठीक है, बस आपका थोड़ा सा फर्क आएगा, यहां पे ज्यादा डाटा फॉरेन करेंसी में होगा, इधर सारा डाटा किस करेंसी में होगा, लोकल करेंसी में होगा, और आप जिस कंट्री में आपकी कंपनी बेस कर रही है आप उसी कंट्री में काम कर रहे होंगे। मसलन अगर कोई पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगी तो लोकल है, यूके बेस्ड कंपनी अगर यूके में इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो उसके लिए लोकल इन्वेस्टमेंट है। बात समझ आ रही है? ये नहीं मैं कहूंगा कि हर दफा हमें आई कैप क्वेश्चन पाकिस्तान बेस्ड कंपनी का ही देगा, वो कह सकता है कि एक एक्स लिमिटेड है जो यूके बेस्ड कंपनी है, तो फिर उसके लिए तो जो यूके में इन्वेस्टमेंट होगी दैट वुड बी लोकल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो लोकल के लिए मेथड्स हैं सारे मेथड वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हैं। तो फिलहाल इसका आगे से फ्लो चार्ट सेम टू सेम वही होगा जो मैंने लेफ्ट साइड कॉपी किया है, आपको इस साइड पे कुछ सेपरेट अलहदा से फ्लो चार्ट अभी नहीं बनाना, नो डाउट जब ये मैं करवाऊंगा तो ये थोड़ा एक्सपैंड होगा, फिलहाल मेथड सेम है। अब जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, जब भी आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, जब भी आप डिसीजन मेकिंग करते हैं और कैश फ्लो बेस्ड मेथड से करते हैं, 4 एडजस्टमेंट्स हैं जिनसे आपका जरूर वास्ता पड़ेगा, वो प्रॉफिट बेस में शायद ना हो, इनमें वो 4 एडजस्टमेंट जरूर होंगी, यानी एरो इस तरफ है। कैश फ्लो बेस्ड मेथड्स को आप अप्लाई करने के लिए कैश फ्लो बेस्ड मेथड उस वक्त तक मुकम्मल नहीं आपको सही तरह से आएंगे जब तक आपको 4 एडजस्टमेंट्स पे ग्रिप ना हो। हाँ जी, वो 4 एडजस्टमेंट्स कौन सी हैं जिनके बगैर हमारे कैश फ्लोज ही नहीं कैलकुलेट होंगे। जब कैश फ्लोज कैलकुलेट नहीं होंगे तो हम डिसीजन कैसे लेंगे? जी जनाब, पता लग रहा है? कैश फ्लो बेस्ड मेथड के लिए 4 एडजस्टमेंट्स का पता होना जरूरी है। तो सबसे मेन आपको रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल आने चाहिए जो कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़े थे, आपको रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स आने चाहिए, हम रिवाइज कर लेंगे क्योंकि यहां पे हमने वो कैश फ्लोज लेने हैं जो हमारे डिसीजन से रेलेवेंट है, इररेलेवेंट कैश फ्लो से डिसीजन नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, जब आप डिसीजन लेंगे तो ये जो डाटा होगा ना लॉन्ग टर्म होगा, 5 साल 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, वैसे आई कैप 4 से 5 साल से ज्यादा नहीं देता, इतना तो टाइम ही नहीं होता। हाँ, अब कंप्यूटर बेस्ड है, एक्सेल आपके पास है, शायद वो 10 से 15 साल का भी डाटा दे दें, उनकी मर्जी है, पहले 3 से 5 साल का है। अब होता क्या है, जब इतने लंबे अरसे का डाटा होता है ना तो सेल प्राइसेस इन्फ्लेट करती हैं, आपके कॉस्ट जो रेट्स हैं इन्फ्लेशन इकोनॉमी में होता है, तो फिर आपको ये कैश फ्लोज निकालने के लिए इन्फ्लेशन का ट्रीटमेंट भी आना चाहिए कि अगर आपको क्वेश्चन में इन्फ्लेशन रेट दे दिया तो आप इन्फ्लेशन को कैसे एडजस्ट करेंगे इन कैश फ्लोज में। जिस बच्चे को ये 4 एडजस्टमेंट आती हैं समझ लो उसको ये चैप्टर बड़ा अच्छा आता है। कौन सी? बाकी तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, असल मसला ये है कि कैश फ्लोज तक कैसे पहुंचना है। जब तक आपके पास कैश फ्लोज नहीं होंगे ना ये मेथड लग सकता है, ना ये कोई मेथड नहीं लग सकता। तमाम मेथड्स को अप्लाई करने के लिए कॉमन स्टेप क्या है, आपने कैश फ्लोज तक पहुंचना है, जो भी उसके नेट कैश फ्लोज हैं, समझ आ रही है? तो वो नेट कैश फ्लोज के लिए आपको कौन से असूल आने चाहिए? रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट पहला असूल है, दूसरा इन्फ्लेशन, तीसरा जो कमाएंगे उस कमाई पे टैक्स देना पड़ेगा, टैक्सेशन, तो तीसरा असूल है टैक्सेशन, ठीक है। तीसरा असूल क्या है? टैक्सेशन। और चौथा असूल है जो आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो खाली फिक्स्ड एसेट्स में नहीं होगी, करंट एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट होती है, उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। तो बेटा ये 4 तरह की एडजस्टमेंट से आपको वास्ता पड़ेगा, और आपको अगर ये चारों एडजस्टमेंट डील करनी आती हैं तो आप समझ लें आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बल्कि जो एक अच्छा एनपीवी का क्वेश्चन होगा उसमें ये चारों एडजस्टमेंट होगी, अच्छा आईआरआर का क्वेश्चन है उससे पहले ये चारों एडजस्टमेंट डील करनी पड़ेंगी, अच्छा मॉडिफाइड आईआरआर का क्वेश्चन है ये चारों एडजस्टमेंट से पहले आपका वास्ता
पड़ेगा। ठीक है जी। आज हमने क्या करना है फिर, इसका मतलब है आज हम लोकल इन्वेस्टमेंट में पहले तो थोड़ी सी चीज़ें बेसिक की पढ़ेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स का पर्पस क्या है। कैप में अब थ्योरी आने लग पड़ी है, तो थोड़ी बहुत थ्योरी जो आई कैप की किताब में है, आप लोग किताब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं किताब में से जो थ्योरी आई कैप की है वो मैं नोट्स में इंक्लूड कर चुका हूँ। आई कैप में लंबे लंबे पैराग्राफ में मैंने उसको बुलेट पॉइंट्स में कर दिया है, दूसरा थोड़ी हेडिंग्स बना दी हैं। तो हमने आज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और दूसरा मेथड हमने कौन सा करना है, पे बैक। इनको बेसिक टेक्निक्स कहते हैं, इनको डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स भी कहते हैं। ये जो अगली मैंने लिखी हैं इनको डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स भी कहते हैं। इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकाल के डिसीजन मेकिंग होती है। आ जाए जी जनाब, हम तरतीब से चलते हैं, आते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो मैंने गूगल ड्राइव पे नोट्स अपलोड कर दिए हैं। जो बच्चे अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, वो नोट्स को वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, बाकी जो फिज़िकल है वो फिर फोटोकॉपियर से ले लें या जो भी तरीकाकार है। ठीक है जी। तो ये नोट्स का प्रिंट आपके पास होगा, तो आप उस पर चीज़ें लिखते जाएंगे। नोट्स में नॉर्मली मिस्टेक नहीं होती, लेकिन टाइपिंग है कोई मसला हो सकता है, हमसे कोई डुप्लीकेट हो जाए चीज़ें, तो फिर वो आसान हो जाता है आपके लिए। तो ये जो नोट्स हैं, ये मैंने नोट्स ओपन किए हुए हैं। इसमें आप देखें, हमने आते हैं हम नोट्स की तरफ अपने ज़रा। जब आप नोट्स का स्टार्टिंग देखेंगे तो आपको इस तरह की लिस्ट मिल रही होगी, ठीक है, ताकि आपको पता चले इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस हो रहा है। ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है, ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है। ठीक है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में से आपने कुछ भी याद नहीं करना सिवाय इसके कि ये जो प्रोसेस है कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का प्रोसेस, इसकी ज़रा थ्योरी देख लीजिएगा, स्टेप्स ये थोड़ा आप याद कर लें। तो अगर हम आते हैं तो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स अप्रेजल का इंट्रोडक्शन क्या है, दूसरा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, तीसरा पे बैक एंड सो ऑन। तो सारे चैप्टर की लर्निंग आउटकम्स लिखे हुए हैं। अब मैंने जो एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मेथड बताया था वो यहाँ मैं नहीं डिस्कस करूँगा। मैं जो आपको करवा रहा हूँ वो चैप्टर 2 से 5 तक आई कैप की बुक का, ये कौन सा चैप्टर है, ये आई कैप की बुक का चैप्टर नंबर 2 से लेकर 5 तक है बेटा। ठीक है। क्योंकि सारा कुछ ही मैं एक उसमें हैंड आउट में रख दूंगा तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपका इंटरेस्ट लूज होता जाता है और आप लूज करते जाते हैं कि अच्छा वही चल रहा है अभी तक। आ जाए जी जनाब, सबसे पहले हल्की फुल्की डिस्कशन है जी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स किसे कहते हैं, तमाम वो ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे ना, फ्यूचर इनफ्लोज आएंगे, वो 1 साल से ज़्यादा के होंगे। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखी है, जैसे मिसाल के तौर पे वो कहता है आप प्लांट और मशीन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आप एक नई फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं, या चलता हुआ एक नया, बल्कि एक नया बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आपके पास पहले 5 प्लांट्स हैं, छठा प्लांट आप और ख़रीद रहे हैं। उसके अलावा उसने कहा है कि आपकी एक पुरानी मशीन है जो अपनी लाइफ के शायद एंड पर हो, तो आप उस मशीन को अच्छी नई मशीन से रिप्लेस करना चाह रहे हैं। ये तमाम एग्जाम्पल जो है ना, इवन एक रनिंग बिजनेस एक्वायर करना चाह रहे हैं, इसको हम मर्जर एक्विजिशन में भी पढ़ेंगे। तो ये सारी एग्जाम्पल्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स में आएंगी। जस्ट आपने रीडिंग करनी है, याद वहाँ करना है जब मैं कहूँगा, अदरवाइज आपने मेन रीडिंग करनी है। यहाँ क्रैमिंग वाला एलिमेंट फार्मूले हैं या स्टेप्स होंगे, बाकी बहुत कम है। तो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हम पढ़ रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की डेफिनेशन। उसके अलावा कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स क्यों करता है कोई भी बिजनेस, उसकी क्या वजह होती है। पहली वजह ये होती है कि आप अगर टाइमली अपनी मशीन्स को, प्लांट्स को अपडेट ना करें अपनी एसेट्स को, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी एफिशिएंसी डाउन होती है, बार बार वो मुरम्मत मांगते हैं, उससे आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स क्या होते हैं, कम होते हैं। तो एक्चुअली हम चाह रहे होते हैं कि हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स क्या रहें,
मेंटेन रहें। तो आपकी मशीन है पुरानी होगी तो आप कहते हैं यार पुरानी होगी तो इसने तंग करना है, रिप्लेस कर लो। इसी तरह अगर आप एक्सपेंशन करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, या आप नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि आपकी नई टेक्नोलॉजी की मशीन आपके इदारे के लिए कॉस्ट में सेविंग ले आए। उसके अलावा कई दफ़ा आप इसलिए भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि आपका इदारे का जो इमेज है वो इन्हांस हो जाए। इनमें से भी कुछ भी याद नहीं करना, बस पढ़ना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आ जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। हमारा इदारा केमिकल इंडस्ट्री का है, पानी एयर पोल्यूशन भी है, नॉइस पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन भी है, लैंड पोल्यूशन भी फैला रहे हैं हम मिसाल के तौर पर। तो अब आप जानबूझ के ऐसे प्लांट्स मशीन लाएंगे जिनसे आप वेस्ट को रिसाइकल करके सोसाइटी में डिस्चार्ज करेंगे। उससे क्या होगा, आपका इदारा कस्टमर की निगाह में सोशली रिस्पॉन्सिबल इदारा कंसिडर होगा। CSR क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज के दौर में कोई भी इदारा जो इन्वायरमेंट को डैमेज करके प्रॉफिट कमा रहा है, अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है, उसका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल या जिसको कहते हैं सस्टेनेबल फ्यूचर, वो बिल्कुल डाउटफुल है, रिस्क पर है। तो इसीलिए इदारा क्यों इन्वेस्टमेंट्स करता है, ताकि वो इदारा अपने इमेज को जहाँ जहाँ उसमें प्रॉब्लम आ रही है उसको ओवरकम कर सके। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करके कोई अल खिदमत फाउंडेशन है जैसे, उस तरह के, वो तो है ही चैरिटेबल, तो लेकिन कुछ इस तरह के इदारे हैं जैसे वापडा का हॉस्पिटल है फिरोजपुर रोड पे। अब वापडा का काम तो बिजली और ये सारा कुछ है, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल क्यों बनाया है, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ और दूसरे लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर सकें। शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स, इस तरह के मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब शरीफ का मतलब नवाज शरीफ से ताल्लुक़ ना जोड़े हैं कि सर ने नवाज शरीफ का ताल्लुक़ किया है, ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, समझाने के लिए है। बाज़ ऐसे इदारे हैं जो कमर्शियल हैं लेकिन उन्होंने क्या किया है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और सोसाइटी की वेलफेयर के लिए कोई ना कोई एजुकेशनल, कोई ना कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल टाइप बना दिया है। ये उन इदारों की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जैसे अखुवत एक इदारा है, अखुवत का काम क्या है, अखुवत का काम क्या है, छोटे पैमाने पे लोन देना, जिसको माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। अब वो अखुवत जो है वो कर्जे देता था, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, लेकिन अब उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बना लिया है जहाँ पे लोग आते हैं, पढ़ते हैं और उनकी फ़ीस वहाँ से पे होती है, जो भी डोनेशन और सदक़ात खैरात की अमाउंट है, लेकिन बाद में उन पर ऑब्लिगेशन होती है, जब वो जॉब लग जाएंगे तो वह अखुवत को कंट्रीब्यूट करेंगे। ये सारी इदारों की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो अखुवत ने यूनिवर्सिटी बनाई है, मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा जी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की क्या खूबियाँ होती हैं। सबसे पहली बात, जब भी कोई इदारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा तो प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे लाजमी कोई ना कोई एसेट परचेज होंगे, लाजमी 1 2 4 5 एसेट्स की परचेज लाजमी है। और वो एसेट की लाइफ 1 साल नहीं होगी, बल्कि उन एसेट्स की लाइफ क्या होगी, ज़्यादा साल होगी। ये सारा डाटा हमारे क्वेश्चन में होगा। उसके अलावा एसेट खरीदने के लिए थोड़े पैसे नहीं लगने, अच्छे खासे पैसे आपको स्पेंड करने पड़ेंगे, जिसको हम आम जबान में कहते हैं अच्छे थबंटू लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो भी आपको उससे आएगा वो आपके बिजनेस के एग्जिस्टिंग प्रॉफिट के अलावा होगा, एडिशनल कमाएंगे आप। अगली खूबी क्या होती है, जब वो प्रोजेक्ट एंड होगा तो उसके जो एसेट्स हैं वो हम स्क्रैप कर देंगे, उनको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट में खाली फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, बल्कि करंट एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। और वो जो करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए कैश इनफ्लो या आउटफ्लो है। तो वो यही पॉइंट को एक्सप्लेन किया है कि वर्किंग कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट है, मसलन आप इन्वेंट्री खरीद के रख लेते हैं अगर प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे, तो वो मुफ्त तो नहीं आएगी ना, पैसों से लेंगे। अच्छा, तो अब इसमें से काम की बात हमने क्या पढ़ी, कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग वोकैबुलरी क्रिएट कर रहे हैं। अभी तक हमने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा। नेक्स्ट आ जाएं, हाँ ये पेपर के लिए ज़रा आ सकता है, इस पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। ये पेपर के लिए आपने थोड़ा इसको याद रखना है, इसको पॉइंट आउट कर लें। आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव के नीचे जो हेडिंग होगी वो हेडिंग का नंबर ज़रा नोट कर लेना है कि सर ने कहा था, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ लेना जी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल किसे कहते हैं, क्योंकि जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें पैसे थोड़े नहीं लगने, ज़्यादा लगने हैं। तो आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने से पहले
तमाम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ये सिलेक्शन और डिसीजन मेकिंग करेंगे कि हमें कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड सेलेक्टिंग, प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। इवैल्यूएटिंग का मतलब होता है कैलकुलेशन लगे हुए कर करके हम किसी रिकमेंडेशन तक पहुंचेंगे। इवैल्यूएशन कहते हैं कैलकुलेशन के बाद, सिलेक्शन का मतलब है डिसीजन लेना। ठीक है, डिसीजन ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा क्या गोल अचीव हो, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो। मैंने कल बताया, बार बार इधर फिट करूंगा, ये बातें बार बार फिट करूंगा। तो शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज करने का मतलब होता है कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट से क्या हो, बढ़े। ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट करना है जिससे शेयर्स की मार्केट वैल्यू इंक्रीज करे। आज जी, अब इसके स्टेप्स कितने हैं जी? कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस अगर आपने करना है तो आपको 5 इंटर रिलेटेड स्टेप से गुजरना पड़ेगा जी। सबसे पहले आइडिया कंसीव किया जाएगा, हमें ये काम करना है, हमें एक नया कॉलेज बनाना है, हमें एक नई वेबसाइट लॉन्च करनी है, इसका आइडिया कंसीव किया जाएगा। इस कॉलेज की जो वेबसाइट अगर नई बनाने का डिसीजन है तो वो हर रोज वेबसाइट नहीं बननी। ठीक है एक और कैंपस परचेज करना है अगर मिसाल के तौर पर, तो ये जो एक और कैंपस परचेज करना है, रेंट पे लेना है तो वो तो चलो कोई नहीं, रेंटल तो जगह बदलती रहती है और रेंटल की इतनी सब्सटेंशियल अमाउंट नहीं होती। लेकिन अगर आपने एक और कैंपस परचेज करना है तो ये फैसला कौन करेगा, इसके बारे में थॉट कौन देगा, सोचेगा कौन? सीनियर मैनेजमेंट जो है ना, वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को देखते हुए सबसे पहले आइडिया जनरेट करती है कि हमें अपने बिजनेस में शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। उसके बाद आइडिया कंसीव करने के बाद, आइडिया सोचने के बाद नेक्स्ट क्या किया जाता है? डिफरेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल एनालाइज किए जाते हैं। मसलन अगर हम अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाह रहे हैं तो क्या हम एक चलता हुआ बिजनेस एक्वायर कर लें या हम एक और शहर में जाके फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लें। ठीक है, ये 2 प्रपोजल हैं। तो जितने भी प्रपोजल हैं उन तमाम प्रपोजल के बेनिफिट्स और कैश फ्लोज एस्टिमेट किए जाते हैं। उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि उन प्रपोजल में से कौन से प्रपोजल ऐसे हैं जिनको करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, मतलब एम्प्लॉयज अवेलेबल हैं, स्किल्स अवेलेबल हैं, पैसा अवेलेबल है, कैपेसिटी अवेलेबल है। तो और वो कौन से रिसोर्सेज है जो नहीं हो सक हैं लेकिन अवेलेबल हो सकते हैं पेमेंट के बाद। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? आइडिया कंसीव करना है कि जी हमने फैक्ट्री सेटअप भी कर सकते हैं या एक चलता हुआ बिजनेस एक्वायर कर लो। ठीक है, एक नया कॉलेज बना सकते हैं या चलता हुआ कोई कॉलेज प्रेमिसेस के साथ, फर्नीचर के साथ, टीचर्स के साथ क्या कर लो, एक्वायर कर लो। अगर हम एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेटा ये आइडिया जनरेट हुआ है। अब इस आइडिया के फ्यूचर कैश फ्लोज एस्टिमेट किए जाएंगे कि अगले 5 सालों में अगर हम कॉलेज नया एस्टेब्लिश करते हैं तो क्या बेनिफिट्स आएंगे, और अगर चलता हुआ कॉलेज एक्वायर करेंगे तो क्या बेनिफिट्स कॉस्ट हैं, और उसके लिए हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं। ठीक है, हमें कितने अरसे में अपनी इन्वेस्टमेंट के पैसे रिकवर हो जाएंगे। और उसके बाद आखिर में आपने क्या करना है? मॉनिटरिंग द डिसीजन। यहीं पर आपका वो डिसीजन मेकिंग भी आएगी कि आपने एनपीवी, आईआरआर, डिफरेंट मेथड से अपनी प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करना है कि हमारे लिए वारे में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो सबसे बेहतर है हमारे लिए करना। उसके बाद जब आपने प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर देना है ना, तो इंप्लीमेंट करने के बाद होती है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है कि आपने उसको इंप्लीमेंट किया और इंप्लीमेंट करने के बाद देखा कि हमने जो सोचे हुए थे, प्लान किए हुए थे रिजल्ट्स, क्या वो वाकई हमें उस तरह अचीव हुए। अगर हमारे प्लान के मुताबिक हमें एक्चुअल रिजल्ट अचीव नहीं हो रहे तो या तो हम अपना प्रोजेक्ट बंद कर देंगे या उसको बेहतर तरीके से दोबारा रीलॉन्च करेंगे कि क्या वजह हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स बजट के बराबर नहीं आ रहे। इस कंपैरिजन को आप कॉस्ट अकाउंटिंग में वेरिएंस एनालिसिस कहते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे मॉनिटरिंग एंड कंडक्टिंग पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑडिट। पोस्ट ऑडिट का मतलब क्या होता है? आपने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर लिया, अब आपने ये देखना है कि हम इसमें नाकाम हुए हैं या
कामयाब हुए। मेरा ख्याल है बीच में एक स्टेप मिस हो गया इम्प्लीमेंटेशन का, क्योंकि 5 स्टेप लिखे हुए थे, यहाँ पे आपको 4 नज़र आ रहे हैं, तो एक इम्प्लीमेंटेशन का इससे पहले आना है और फिर उसके बाद ये 5वें नंबर पे आती है मॉनिटरिंग एंड कंडक्टिंग द पोस्ट ऑडिट। तो चलें ये मैं अपडेट कर दूंगा। 5 स्टेप क्या है? आइडिया सोचा, आइडिया सोचने के बाद हमने क्या किया, हमने देखा इस आइडिया को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रपोजल हैं, हमने उन प्रपोजल का डिसीजन लेना है कि उनमें से कौन सा प्रपोजल हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, कौन सा प्रपोजल हमारे लिए रिजेक्टेबल है। उसके बाद फिर अपनी जो बेस्ट प्रपोजल है उसके लिए अपने बिजनेस की पॉसिबिलिटीज देखी, रिसोर्सेज देखी, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जो बेस्ट प्रोजेक्ट था। इम्प्लीमेंट करने के बाद जो एक्चुअल रिजल्ट्स आ गए उनको अपने प्लान के मुताबिक क्या किया, कंपेयर करके देखा हम कहाँ अच्छे रह गए या हम कहाँ पे नाकाम। यानी अपनी कामयाबी नाकामी का अंदाज़ा आप कहाँ से लगाएंगे, जब आप 5वें स्टेप में अपने एक्चुअल रिजल्ट्स को अपने प्लान से कंपेयर करेंगे। आ जाएं जी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की टेक्निक्स मैं बता चुका हूँ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की, ये हम दोबारा बात नहीं करेंगे। अब आ जाएं जनाब, सबसे पहला मेथड है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। नोट्स पे बाद में आते हैं, आ जाए वाइट बोर्ड पे दोबारा। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पहला मेथड। जी, हमने जो पहला मेथड करना है उसका नाम है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। नोट्स पे आते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे फ्लो चार्ट की शक्ल में थोड़ा सा डिस्कस कर लें ताकि आपके पास एक समरी सी आ जाए। नोट्स में तो सब कुछ लिखा हुआ है, वो देख देख के पढ़ने से मुझे ज़रा सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ये हमारा पहला मेथड है। हर मेथड में हमने 4 चीज़ें डिस्कस करनी है। ये मेथड क्या होता है या इसकी डेफिनेशन वगैरह, ये मेथड क्या होता है। दूसरे नंबर पे इस मेथड में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, डिसीजन मेकिंग से पहले कैलकुलेशन कैसे करते हैं, डिसीजन कैसे लेना है, और आखिर में इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, ये आपको याद रखने हैं। थ्योरी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। तो 4 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। पहली होता क्या है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसकी। तीसरे नंबर पर फैसला कैसे लेंगे, डिसीजन रूल, और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो पहले 3 चीज़ों पे बात करेंगे। हाँ जी, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। मैंने आपसे कहा था ये जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, लिखना छोड़ दे ज़रा। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, ये प्रॉफिट बेस्ड मेथड है। क्या है? प्रॉफिट बेस्ड है। तो इस मेथड में जो भी डिसीजन मेकिंग करने वाला है वो क्या देखता है कि जो हम कैपिटल प्रोजेक्ट में या कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे हैं, उन पैसों से हम सालाना कितने % अकाउंटिंग प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, हम सालाना कितने % प्रॉफिट कमाएंगे। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या बताता है, परसेंटेज ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं बेटा, उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट से आप सालाना कितने %, एनुअल भी कर लें, एनुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट, हम जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट से हम सालाना कितने % प्रॉफिट कमाएंगे। और वो प्रॉफिट आपने रुपीज में नहीं देखना, बल्कि उसकी क्या निकाल लेनी है, परसेंटेज निकाल लेनी है। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या है, जो प्रोजेक्ट में पैसे लगा के आप प्रॉफिट कमा रहे हैं सालाना, हम उससे कितना प्रॉफिट कमाएंगे। याद रखें, जो भी डिसीजन मेकिंग में डाटा होगा ये सारा एस्टिमेटेड होगा, ये एक्चुअल डाटा नहीं होगा, तभी मैंने यहां पर एक्सपेक्टेड लिखा है। तो मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं 1 लाख रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप इससे जो एनुअल प्रॉफिट कमाएंगे मिसाल के तौर पर वो 10,000 रुपया पर एनम कमाएंगे। तो मुझे बताएंगे रुपया जो है ये 1 लाख का कितने % बनता है।
आप मुझे कहेंगे सर जी इसको डिवाइड करें, 1 लाख को नीचे रखें, 10,000 को ऊपर रख के इंटू 100 कर लें तो आंसर आ जाएगा 10%। आंसर क्या आ जाएगा? 10%। प्रॉफिट को ऊपर रख दें और जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उससे क्या कर दें, डिवाइड कर लें। तो ले जी, ये इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बन गया। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट कैसे करते हैं? एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो आप प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे पैसे लगा रहे हैं एसेट्स में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स या जो भी इन्वेस्टमेंट है, इनटू 100, आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। एस्टिमेटेड एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग एतराज करते हैं इसके ऊपर, तो इसका एक और फॉर्मूला भी है कि ऊपर अगर आपने प्रॉफिट एवरेज लिया है तो नीचे इन्वेस्टमेंट भी एवरेज लें। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का दूसरा फॉर्मूला क्या है? ऊपर वाला न्यूमरेटर तो सेम आएगा, न्यूमरेटर सेम आएगा, एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। लाइक विद लाइक करने के ऊपर ये लोग कहते हैं कि नीचे इन्वेस्टमेंट भी एवरेज लें। दोनों फॉर्मूले काबिले कबूल हैं, दोनों फॉर्मूले काबिले कबूल हैं, दोनों में कोई गलती नहीं। आपको क्वेश्चन में वो खुद बताएगा, जिस मेथड से भी करना है वो आपको खुद बताएगा। या तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर लें या प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या कर लें, एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो ये दो एलिमेंट्स लगाने आपने, बहुत सिंपल सी बात है। नमाज के बाद बाकी करते हैं। जी बेटा, तो हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन पढ़ ली कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या है। इन्वेस्टमेंट से जितना सालाना प्रॉफिट कमा सकते हैं। कैलकुलेशन के दो तरीके हैं, एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर एक बात गौर से समझ लें, ये ज़रा, इसको कहते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन पे ये जो पॉइंट है इसको टुडे, आज कहते हैं। आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, मिसाल के तौर पर 5 लाख की इन्वेस्टमेंट आप आज कर रहे हैं प्लांट में, सिर्फ प्लांट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उस प्लांट से फिर आप प्रोडक्ट बना बना के, छोटी इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्ट बना बना के बेचेंगे। कितने साल बना बना के बेचेंगे इस प्लांट से? फॉर एग्जाम्पल 5 साल। उसके बाद बस ख़त्म। तो ये इस डेट को कहा जाएगा स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट और इसको कहा जाएगा एंड ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, 5 साल का प्रोजेक्ट है, स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट पे 5 लाख आप प्लांट में इन्वेस्ट करेंगे, इसको कहा जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। 5 साल तक आप उस प्लांट को इस्तेमाल करेंगे और फिर बेच देंगे, डेफिनेटली ऐसे ही होता है ना। तो जब भी आपने ऊपर प्रॉफिट रखना है और नीचे इनिशियल इन्वेस्टमेंट रखनी है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब हम रखेंगे तो फिर ये 5 लाख का जो प्लांट है हम नीचे 5 लाख रखेंगे। ठीक है। अच्छा, जब बात आएगी एवरेज इन्वेस्टमेंट की, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि 5 साल बाद इसकी क्या बुक वैल्यू है। 5 साल बाद इस प्लांट की क्या बुक वैल्यू है। वो बुक वैल्यू नॉर्मली हमें क्वेश्चन में दी नहीं होगी, तो हम एज्यूम करेंगे कि मार्केट में जितनी उसकी स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू 5 साल के एंड पे उसी के बराबर बुक वैल्यू होगी। बस हम स्क्रैप वैल्यू को ही बेस बनाएंगे। यानी जो प्लांट आपने 5 लाख का प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे लिया है, प्रोजेक्ट के एंड पे उसकी जो वैल्यू होगी वो 50,000 रुपये है। हमने इसका तयन किस बुनियाद पे कर लेना है? हमने स्क्रैप वैल्यू से आइडिया लगा लेना है। ठीक है। तो अगर वो आपसे कहता है एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालो, तो आप क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ द एसेट्स एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, वैल्यू ऑफ द एसेट्स एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। प्लांट के अलावा लैंड भी हो सकती है,
आपने फॉर एग्जांपल 4 मिलियन की लैंड परचेज किया है, आपको पता है लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, हो सकता है कि ये लैंड जो है ये 4.5 मिलियन की हो जाए, उसकी मार्केट वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कितनी हो जाए, ये मैंने लिखा है स्क्रैप वैल्यू या मार्केट वैल्यू। तो अब क्या होगा, अब मैं इन दोनों की इकट्ठी कैलकुलेट करूंगा, ये प्रोजेक्ट के स्टार्ट की वैल्यू है, ये प्रोजेक्ट के एंड की वैल्यू, एवरेज निकाल लूंगा। इसी तरह हम प्रोजेक्ट करंट एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसको वर्किंग कैपिटल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? वर्किंग कैपिटल। 2 लाख रुपए, इसमें ना डेप्रिसिएशन होती है कुछ नहीं, ये इस तरह ही 2 लाख ही आ जाएगा अगर साइलेंट हो तो। यानी प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे भी जो आपकी इन्वेंट्री है वो यूज होके कैश में कन्वर्ट हो जाएगी बार बार, तो प्रोजेक्ट के एंड पे भी वही होगी। अगर वो कह दे कि इन्वेंट्री आग लग गई, कुछ कैश चोरी हो गया, फिर ये थोड़ी बहुत वैल्यू कम हो सकती है, अदरवाइज ये वैल्यू कम नहीं होगी। ठीक है, एवरेज इन्वेस्टमेंट हम निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का? वैल्यू ऑफ द एसेट्स एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लस वैल्यू ऑफ द एसेट्स एट द एंड ऑफ। इसकी वैल्यू स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी, इसकी वैल्यू वही होगी जो यहाँ पे थी। वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इसका टोटल, और ये वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट, इसको दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 2। इसमें मसला नहीं होता बच्चों को, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में तो ये सारी फिगर्स ऐड कर देनी है। एवरेज इन्वेस्टमेंट में इन्हीं एसेट्स की प्रोजेक्ट के स्टार्ट की वैल्यू प्लस इन्हीं एसेट्स की प्रोजेक्ट की एंड की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ये बात याद रखें कि जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होंगे हम एज्यूम करेंगे कि उनकी जो वैल्यू है वो स्क्रैप वैल्यू और वो सब बराबर है, बुक वैल्यू तो हमने वही लेनी है। आपने लेनी स्क्रैप वैल्यू है, एज्यूम करना है स्क्रैप वैल्यू ही उसकी बुक वैल्यू है। ठीक है, बात समझ आ रही है? प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कई स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर जी प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बेटा हर साल का प्रॉफिट निकालने का वही अकाउंटिंग वाला तरीका है कि आप हर साल की सेल में से हर साल की वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत। सेल में से पहले क्या लेस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। प्रॉफिट कैसे आएगा? हर साल की सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। हर साल की फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे, ये वो फिक्स कॉस्ट होंगी जिनमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में अजम्पशन है कि फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन दी हुई है। फिर इसमें से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी माइनस करेंगे क्योंकि हमने प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होगा? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अगर मैं सिर्फ इतना कैलकुलेट कर लूं ना, इसको कहते हैं कैश फ्लोस। क्या कहते हैं इसको? कैश फ्लोस। तो क्या डिफरेंस होता है कैश फ्लोज में और प्रॉफिट में? ये बड़ी बहस होगी बाद में। कैश फ्लोज जब भी कैलकुलेट किए जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले पहले होंगी फिगर, और जब प्रॉफिट कहा जाएगा तो आपने सारे एक्सपेंस लेस करने, इवन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी लेस करना है। ले जी, यहां तक हमने 2 बातें डिस्कस की हैं, जरा समराइज कर ले क्योंकि अब चीजें मिक्स हो रही होंगी। सबसे पहली बात हमने क्या बताई कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या है? जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे आप सालाना कितने % प्रॉफिट कमाएंगे, उस रेट ऑफ रिटर्न को जो परसेंटेज में होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा नाम इसका क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले, एक फॉर्मूले में आपने एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऊपर रखना है और डिवाइड इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे करना है, दूसरे में डिवाइड एवरेज इन्वेस्टमेंट से करना है। फिर हमने ये बात की कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं और एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का तरीका होता है तमाम एसेट्स में जिनमें आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के स्टार्ट की वैल्यू और प्रोजेक्ट के एंड की वैल्यू। वर्किंग कैपिटल की तो कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी, बाकी तमाम नॉन करंट एसेट्स की स्क्रैप वैल्यू दी होगी। इन दोनों को प्लस करके डेप्रिसिएशन ही निकाला मैं कि माइनस करूं,
एवरेज वैल्यू निकालनी है, प्लस करके डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट एवरेज कैसे करेंगे वो बाद में बताऊंगा, हर साल का निकाल के एवरेज। प्रॉफिट कैसे निकालना है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो कैश फ्लोज आ जाएंगे, माइनस उसमें से क्या करनी है, डेप्रीसिएशन। अब हमने फैसला कैसे करना है, आखिरी बात करने लगे हैं, फिर आते हैं प्रैक्टिस पर। हमने फैसला कैसे करना है, सुन लें। आपको आई कैप दो तरह से दे सकता है। अगर वो आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दे दे, 2-3 प्रोजेक्ट्स दे दे, तो फिर आई कैप उनका कंपैरिजन करवाएगा कि बताओ इनमें से बेहतर वाला कौन सा है। समझ आ रही है? यानी डिसीजन कैसे लेते हैं, अगर तो मेरिट्स डिमेरिट बाद में देखते हैं जी। अगर तो आपको आई कैप ने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दिए, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट ए या इन्वेस्टमेंट ए बी सी डी, 4 इन्वेस्टमेंट दे दे आई कैप आपको। पहले प्रोजेक्ट ए का ARR निकालें, फिर बी का निकालें, सी का निकालें, फिर डी का। जब सबका निकाल लिया है फिर वो पूछेगा इनमें से बेस्ट वन कौन सा है, तो डेफिनेटली क्योंकि ये प्रॉफिट का रेट है तो कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर होगा, जिसका हाईएस्ट रेट होगा प्रॉफिट का, जिसकी ARR की परसेंटेज क्या होगी, हाईएस्ट होगी, वो प्रोजेक्ट बेहतर होगा। अगर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दे दे तो आपने क्या करना है, जो प्रोजेक्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के केस में जिस प्रोजेक्ट की हाईएस्ट ARR है वो बेहतर है। और अगर आपको सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट दे दे, सिंगल प्रोजेक्ट, फिर वो सवाल ये नहीं पूछेगा बेहतर कौन सा है, फिर वो पूछेगा बताओ प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या प्रोजेक्ट को क्या करें, रिजेक्ट करें। फिर वो कंपैरिजन प्रोजेक्ट्स का आपस में नहीं करवा सकता, डेटा ही नहीं है। वो फिर आपसे सवाल में रिक्वायरमेंट पूछेगा, एडवाइस वेदर कंपनी शुड अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट और नॉट। तो फिर आपने क्या करना है, जो आपने अपने प्रोजेक्ट का ARR कैलकुलेट किया है, प्रॉफिट का रेट, क्वेश्चन में एक टारगेट रेट दिया होगा, टारगेट ARR। अगर हमारा प्रोजेक्ट का जो ARR है वो टारगेट रेट के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, टारगेट रेट के बराबर हो या उससे क्या हो, ज्यादा हो, जो हम कमा रहे हैं प्रोजेक्ट से। मसलन आपका टारगेट ARR है 10%, क्वेश्चन में दिया होगा, ये मैनेजमेंट तय करके देगी आपको क्वेश्चन में। टारगेट ARR 10% है और प्रोजेक्ट कमा रहा है 12%, 15%, 18%, तो आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, एक्सेप्टेबल। इस केस में प्रोजेक्ट क्या होगा, एक्सेप्टेबल। वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब है अगर कमाई रेट टारगेट से कम कमाया फिर क्या होगा, फिर आप कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए वायबल नहीं है। ठीक है जी, समझ आती है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे तो हाईएस्ट ARR जिस बे प्रोजेक्ट की है, एक प्रोजेक्ट होगा तो फिर आपने क्या करना है, एक प्रोजेक्ट होगा तो फिर आपने क्या करना है, एक प्रोजेक्ट होगा तो आपने क्या करना है, आपने टारगेट ARR क्वेश्चन में दिया होगा कमाई का रेट, उससे कंपेयर कर लेना है। अगर प्रोजेक्ट टारगेट से ज्यादा कमा रहा है तो अच्छा है, कर लो, टारगेट से कम कमा रहा है तो अच्छा नहीं है। आप लिख देंगे प्रोजेक्ट शुड नॉट बी अंडरटेकन, एक लाइन लिखनी है, इसको डिसीजन स्टेटमेंट कहते हैं, इसका एक नंबर होता है। चलें मेरिट्स डिमेरिट्स पर आते हैं। अब हम जरा देख लेते हैं कि हमारे नोट्स में क्या मौजूद है।